अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के साथ हम फिर हाजिर हैं और हम चलते हैं जी आज की न्यूज़ की तरफ। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है, ये हैं जी भिखारी। और कहा यह जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे थे। कहा यह भी गया है कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि जी आप इन भिखारियों को रोकें और अब पाकिस्तान से भिखारी जो हैं वो नहीं आने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो भिखारी जाया करते हैं भीख मांगने यूएई और इसके अलावा सऊदी अरबिया और दूसरी कई गल्फ कंट्रीज में, उन सभी गल्फ कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान को इस तरफ जो है इशारा दिलवाया है और कहा है कि जी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए और वरना जी अच्छा नहीं होगा और वीजा जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ 4300 लोगों को जो रोकने की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि जी ईसीएल में उनका नाम डाल दिया गया है, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला गया है और कहा यह गया है कि इनको सऊदी अरब नहीं जाने दिया जाएगा। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए वीजा की पाबंदी मजीद सख्त कर दी जाएगी और जो हज उम्रे के नाम पे लोग आते हैं भीख मांगने, उनके ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है अपना शिकंजा जो है वो थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, यानी कि उनको रोकना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अब ये बात करते हुए गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया या फिर सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया कि ठीक है हम उन लोगों को तो रोक ही लेंगे जो कि भीख मांगने के लिए आते हैं, जो कि आम पब्लिक है, जो कि आपको पाकिस्तान में भी हर जगह दिखाई देती है, जो कि ना सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे या आपको मार्केट्स में दिखाई देती है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। ये आपको अपने ड्राइंग रूम में भी दिखाई दे सकते हैं, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं और ये आपके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके पास कई कई गाड़ियां हो, इनका अपना घर हो, लेकिन फिर भी ये भीख मांगना या उधार लेना या इसी तरह के अपने रोने धोने बता के लोगों से पैसे निकलवाने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। लेकिन ऐसा मामला या ऐसा हाल जो है पाकिस्तान का क्यों हो गया, उसकी खैर एक वजह तो ये भी है कि जहां के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और हर तरह के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, अगर आपको वो जगह जगह जाकर कभी सऊदीया, कभी चाइना, कभी आईएमएफ और कभी वर्ल्ड बैंक, हर जगह जाके जब वो आपको पैसा मांगते हुए दिखेंगे तो आम पब्लिक भी यही सोचेगी कि चलो जी काम काज क्या करना है, इसके बजाय थोड़ा भीख मांग के और थोड़ा अपने रोने धोने करके और डोनेशन की तरह से या लोगों से जो है किसी ना किसी तरीके से हमदर्दी के पैसे ले लिए जाएं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ये रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप गल्फ कंट्रीज को देखिए तो पहले तो वहां पर ऐसा नहीं था, अब तो दुबई तक में जो है आपको भिखारी दिखाई देते हैं। अब आपको और कई कंट्रीज से भी शिकायतें पाकिस्तान की आ चुकी हैं। जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जाते हैं जी, इमरान खान साहब गए थे जब प्राइम मिनिस्टर थे, वो गए और वहां से जाकर सऊदीया से ना सिर्फ ये कि वो चावल लेकर आ गए बल्कि और भी कई तरह के डोनेशन और ज़कात और खैरात और हर तरह की चीज में इमरान खान ने भी सऊदी अरेबिया से जो है वो मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथ हम ये भी देखते हैं कि जो लोग हज उम्रे के नाम पे जाते हैं वो भी वहां पर भीख ही मांग रहे होते हैं और भीख मांगने में अब लोगों को कोई शर्म नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और दूसरे लोग जो हैं पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, अगर वो जाकर भीख मांग रहे हैं तो फिर आम आदमी को इसमें क्या हर्ज है। दूसरी बात ये भी है कि पाकिस्तान में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके काम करने का रुझान जो या काम करने की जो एक आदत हुआ करती है वो कम होती चली जा रही है। हर एक को इजी पैसा चाहिए। वो ये समझते हैं कि जी कोई खास जरूरत नहीं है काम करने की, कोई ना कोई अपने दुखड़े बताते रहते हैं, कभी कोई अपनी बीमारियां गिनाते रहते हैं और उसके बाद अपने आप को अपडेट भी नहीं करते। मुझे आज भी याद है कि पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है वो मेरा ख्याल है 90s की एंड में इतने ज्यादा भिखारी नहीं हुआ करते थे कि आप मार्केट के लिए निकले तो आपको कदम कदम पे ऐसे भिखारी मिले, आपको हर जगह पर ऐसे ही लोग दिखाई दें जो कि भीख मांग रहे हैं। ऐसा हाल पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन उसके बाद से हाल पाकिस्तान का खराब से खराब तर होता चला गया। यानी मेरे ख्याल है 98 के बाद से और या 90s के एंड से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किसी तरीके से भी संभल नहीं पाई। यानी वही जो हमें कहा गया था ना जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो हाल अब वही है कि हम घास खा रहे हैं और एटम बम
वो रखा है जी, वो रखा है, वो हमने डराने धमकाने के लिए रखा है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, पाकिस्तान में ऑफिसेज जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को निकालते चले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफिस हो। कुछ ही दिनों में उन एम्प्लॉयज को बाहर खड़ा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जी अब आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड नहीं है। और उसमें किसी हद तक मैं समझती हूँ कि अगर पूरी तरह से नहीं तो 30-40% कसूर जो है वो उन एम्प्लॉयज का भी होता है, इसलिए कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते और ना ही शायद कर सकते हैं, या फिर उनको इतना शौक नहीं है या वो इस काबिल नहीं है कि अपने आप को अपडेट करें। इसी वजह से वो जो है किसी भी तरह के काम करने के काबिल नहीं रहते। और फिर उसके बाद यही होता है कि हर थोड़े दिन में उनको जहां भी अगर जॉब मिल जाए, अगर कहीं से कहलवा कर, किसी से पर्ची वर्ची सिस्टम जो हमारे यहाँ बहुत चलता है वो करा कर या कोई और तरीके का जुगाड़ लगा कर अगर कोई जॉब मिल भी जाती है तो वो कुछ ही मंथ्स में जो है वो जॉब खत्म भी हो जाती है। और उसका रीजन यही होता है कि जाहिर अगर आप काम नहीं करेंगे, आप काम करने के बजाय तरह तरह की जो है वो रीजंस बहाने बनाते रहेंगे, जी आज ये हो गया, आज मेरे पाँव में दर्द था, आज मेरे सर में दर्द था, आज मेरी अम्मा बीमार थी, आज मेरे अब्बा जो थे वो घर पे नहीं थे, या इसी किस्म की कोई भी रीजंस आप बनाते रहेंगे तो उससे होगा ये कि आप जॉबलेस हो जाएंगे और आपको जॉब से हटाकर किसी ऐसे को जॉब पे रख लिया जाएगा जो थोड़ा बहुत काम करना आपसे बेटर जानता हो। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लोग इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं देते और बहुत से लोग तो 90% लोग तो जो इस तरह की जॉब्स पे से निकाले जाते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से दूसरे का पैसा घसीट लिया जाए या भीख मांग ली जाए या डोनेशन ले लिया जाए या फिर कोई और कहानियां सुनाकर उधार ले लिया जाए। और इस तरह के लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अभी एक साहब इंडिया से एक हमारे दोस्त हमारे साथ वीडियो बना रहे थे तो वो यही पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान में लोगों के पास भिखारी जो हैं यानी जो भीख मांगते हैं या जो उधार उधार लेते रहते हैं, क्या उनकी जिंदगी ज्यादा बेहतर है? तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोग आपको पाकिस्तान में ज्यादा दिखेंगे जो कि एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे होंगे, जिनके पास गाड़ियां भी होंगी, जिनके पास अपना घर भी होगा, लेकिन उसके बाद वो आपको रोते पिटते दिखाई देंगे कि जी गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन काम करते से उनकी जान जाती है और काम वो नहीं कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आती हैं कि गवर्नमेंट भी जो है, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कहा था और बल्कि उनका वो क्लिप बहुत वायरल हुआ था कि जी आप समझेंगे कि शायद मैं भीख मांगने आया हूँ, भीख मांगने नहीं आया हूँ लेकिन मजबूरी है। जी हाँ, इस किस्म की बातें जो है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी आती रही हैं और आती आती भी हमने देखी हैं। मगर अब अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बंद हो जाएंगी, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, आबादी खौफनाक तरीके से बढ़ेगी, लोग अपने खर्चे जो है वो कम नहीं करेंगे, ना तो सरकारी और ना ही प्राइवेट सेक्टर अपने खर्चे कम करेगा, बल्कि वो यही चाहेंगे कि उनकी जितनी भी खर्चे हैं, उनके जितनी भी अय्याशियां हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी और के पैसे से पूरी हो जाए। और यही करते करते जो है वो ये भी चाहते हैं बहुत बार कि जी ऐसा हो कि कोई दूसरे का हम काम खराब कर देते हैं ताकि वो भी काम करने के काबिल ना रहे और वो भी हमारी तरह भीख ही मांगता दिखे। लेकिन यहाँ से जितने लोग भी यूरोप जा रहे हैं या गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, चाहे लीगल तरीके से जा रहे हैं या इलीगल तरीके से जा रहे हैं, मगर ये जरूर है कि भीख मांगने वाले जो हैं वो ज्यादा तादाद में जा रहे हैं और जो स्किल लेबर या फिर समझिए वो लोग जिनको थोड़ा बहुत काम आता है, जो किसी अच्छे कंपनी में, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी जगह लग सकते हैं, अपना कोई कारोबार कर सकते हैं, ऐसे लोग कम जाते हुए दिखाई देते हैं। और अगर चले भी जाते हैं तो जाहिर लीगल तरीके से जाते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ने अब जो ईसीएल में नाम डालने शुरू किए हैं और पहली लिस्ट जो आई है 4300 लोगों की, क्या उसके बाद मजीद 20 किस्म के लोगों के ऊपर पकड़ धकड़ होगी? लेकिन कैसे पता लगेगा कि ये लोग भिखारी हैं? सबसे अजीब बात तो ये है कि जिन लोगों को के नाम ईसीएल में डाले गए उनका पता कैसे लगा गवर्नमेंट को कि वो भिखारी हैं? इसलिए कि अब अगर सऊदीया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यकीनन यूएई अगर किसी ने जाना हो तो आपने बैंक स्टेटमेंट भी देना होता है, आपके होटल रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और वो भी ऐसे कि आपके होटल रिजर्वेशन में आपके होटल की पेमेंट हुई भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी या ऑनलाइन फेक तरीके से आपने होटल बुकिंग कर दी और उसके बाद आप चले गए, बल्कि आपको प्रॉपर तरीके से वहां पर होटल की पेमेंट जो है वो करके दिखानी पड़ती है। उसके बाद आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट आपका चाहिए होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका रिटर्न टिकट चाहिए होता है कि आप कब आ रहे हैं और आप कब जा रहे हैं। और ये सारी चीजें जब कंप्लीट होती हैं उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेक किया जाता है और साथ साथ ये भी देखा जाता है कि इससे पहले जब आपने विजिट किया था
तब आप टाइम से चले गए थे या नहीं चले गए थे, आपने कहीं भीख तो नहीं मांगी थी, आपके पास पैसे थे आने जाने के या नहीं। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चेक की जाती है। और ये सब कुछ देखने के बाद जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं, यानी आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आपको होता है कि जी हमने दुबई जाना है और हमारी फ्लाइट है, वहां पर आपसे एयरपोर्ट वाले कहते हैं कि जी 5,000 दिरहम दिखाओ। जी हाँ, 5,000 दिरहम जो है कैश या दिरहम, या फिर उसी की तरह उसी लेवल पे या उतनी ही कोई और करेंसी आप दिखा सकते हैं, डॉलर भी दिखा सकते हैं, या फिर पाकिस्तानी करेंसी नहीं दिखा सकते। पाकिस्तानी करेंसी के अलावा कोई भी करेंसी जो है, वैसे ज्यादातर तो यही होता है कि जी 5,000 यूएई दिरहम्स आपको दिखाने होते हैं कि जी मेरे पास ये कैश है जो मैं लेकर जा रहा हूं या मैं लेकर जा रही हूं। और तभी आपको बोर्डिंग पास इशू होता है और तभी आप जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है एयरपोर्ट पहुंच जाएं और आपके पास कैश ना हो और आपको कहा जाएगा कि आप प्लेन में बैठ जाएं, या फिर आप बैठ जाइए प्लेन में जाकर और आप वहां पर जाएं और आपके पास होटल बुकिंग और कुछ ना हो। तो पहले ही काफी ज्यादा सख्ती जो है वो यूएई ने कर रखी है, जो कि पहले नहीं थी, लेकिन पिछले 3-4 साल से तो यूएई ने इसी किस्म की जो कंडीशंस हैं वो रख दी हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। तो लगता है सऊदी अरब के साथ भी अब यही होने लगेगा कि सऊदी अरब ने भी वीजा पॉलिसी अपनी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी है। हज उम्रे के लिए जाने के लिए अब लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी। अब जब से म्यूजिक कंसर्ट्स हो गए हैं और लोगों ने देखा कि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं और एमबीएस जो है वो बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था कि यूरोप बना दूंगा, यूरोप बनाने पे ही जा रहे, तो अब उनको डेफिनेटली कंडीशंस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करनी पड़ेंगी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में अब इस किस्म की बातें हो रही हैं कि लोगों के नाम ईसीएल में डाले जा रहे हैं और उनको रोका जा रहा है और वो लोगों को ट्रैवल करने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सरकारी नौकरी में होते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कभी प्रेसिडेंट होते हैं, कभी उनसे भी ऊपर की कोई चीज होते हैं, और वो जाकर कभी चाइना, कभी सऊदी अरेबिया, कभी यूएई और कभी वर्ल्ड बैंक और कभी आईएमएफ में जाकर बात करते हैं, पैसा मांगते हैं, एक तरह का उधार मांगते हैं, लोन मांगते हैं, डोनेशन मांगते हैं। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उस पर काम करने के लिए 6.8 ट्रिलियन डॉलर जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को देने चाहिए। ये भी एक तरह की भीख ही है। और अगर हम देखें तो बाकी कई कंट्रीज ऐसी थी जिनका ये प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज की है, लेकिन इसमें से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को ही क्यों चुना गया कि वो जाएं और जाकर ये तकरीर करें कि जी हमें 6.8 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। भारत अब इसके लिए अगर मैं कुछ बोलूं तो हमारी गवर्नमेंट जो है बड़ी नाराज हो जाएगी कि जी ऐसे कैसे कह दिया। लेकिन ऐसे ऐसे ही कह दिया, जैसे कहा जाता है, रोज ही कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, लेकिन मजाल है जो शर्म आए। बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए। नहीं जी, पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए, उधार मांगते हुए और उसके बाद लिया हुआ पैसा वापस ना करने का बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आती। यानी ना तो इनको उस वक्त शर्म आती है जब ये उधार मांग रहे होते हैं, ना उस वक्त शर्म आती है जब ये भीख मांग रहे होते हैं, और ना ही उस वक्त शर्म आती है जब ये किसी का पैसा खा जाते हैं और जब उससे कहा जाए कि पैसा वापस कर दो तो कहते हैं नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। तो यही हाल जो है वो हमारा हर जगह पर ही रहता है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के ऊपर लोन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो चाइना का हो चाहे आईएमएफ का हो, आप वापस कैसे करेंगे? तो उसका साफ जवाब यही है कि हम वापस नहीं करेंगे। और अगर कोई वापस ले सकता है तो वापस लेकर दिखा दे, इसलिए कि चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट लेवल से कोई हो, चाहे आम सिटीजन हो, कोई भी पाकिस्तान में पैसा एक बार लेने के बाद वापस नहीं करता। और अगर आप वापस मांगे तो वो आपको इतनी सुतरी सुतरी किस्म की सुनाता है कि आप सोचते हैं कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके लिए मुझे इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। लेकिन खैर, बाकी कंट्रीज वंट्रीज के पैसे जो हैं वो तो हम कोई ना कोई उनको जुगाड़ लगा ही लेते हैं, कोई और कहानी सुना देते हैं कि जी हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमारे साथ तो वैसा हो गया। लेकिन बहरहाल अब एक बार पाकिस्तान ने काम शुरू कर दिया है, 4300 लोगों को रोक दिया गया है ईसीएल में नाम करके। मेरे ख्याल 4300 से 43,000 होते हुए कोई खास टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बात हम करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। वीपीएन बैन करने की बात हुई थी और वीपीएन बैन करने के लिए कहा गया था कि जी वीपीएन इस्लाम में हराम है, और इसीलिए हमारे मुल्ला मौलाना जो है उन्होंने पहले तो सोशल मीडिया बैन किया था, और सोशल मीडिया देखने के लिए लोगों ने वीपीएन का इस्तेमाल किया तो उन्होंने कह दिया कि जी वीपीएन भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए कि वीपीएन जो है
वो इस्लाम में हराम है। अब ये बात तो कर दी गई, लेकिन उसके साथ ही साथ ये हुआ कि जी बहुत से लोग जो हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वैसे तो हम बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं जी हम आईटी पार्क बनाने वाले हैं, मरियम नवाज ने भी कहा था और कई दूसरी गवर्नमेंट्स भी यही बात करती हैं कि पाकिस्तान से भी आईटी एक्सपर्ट्स निकलेंगे, पाकिस्तान भी जो है वो आईटी की फील्ड में बहुत आगे जाएगा। और कई लोग जो बेचारे काम कर रहे हैं ऑनलाइन, जो कि मेरे जैसे लोग भी हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, और उन लोगों को सभी को सोशल मीडिया की वजह से और इस किस्म के बैन की वजह से जो है बहुत परेशानी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये कह दिया गया कि जी वीपीएन तो आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वीपीएन को भी हम लोग ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद ये एक हंगामा शुरू हो गया और कई लोग जो हैं वो एकदम से बेचारे बेरोजगार होते चले जा रहे थे और बहुत ज्यादा शोर मचा। तो फिर हमारे यहाँ के मुल्ला माफिया जो है, जिन्होंने के ये कहा था कि जी वीपीएन जो है वो हराम है, उन्होंने जी एक यू टर्न लिया। और ये यू टर्न मेरे ख्याल एक बेहतर यू टर्न है, इसलिए कि ऐसा यू टर्न ले लेना चाहिए। और उन्होंने ये यू टर्न लेके कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है और इस्लाम में वीपीएन जो है वो हराम नहीं है, यानी कि आप वीपीएन जो है वो लगा के काम कर सकते हैं। बहरहाल ये एक पॉजिटिव साइन ही मैं कहूंगी इसको कि है, इसलिए कि लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। अभी आपने देखा भी कि तकरीबन 2-3 दिन पहले जब मैंने 2 वीडियोस अपनी बनाई थी, एक भेजा फ्राई था और एक वैभव सिंह जी के साथ वीडियो थी, तो आपने देखा कि मेरा जो मेरा फ्रेम था वो बहुत खराब आ रहा था और मेरा इंटरनेट की जो स्पीड थी मेरे इंटरनेट की वो बहुत ज्यादा कम थी। और उसकी रीजन यही थी कि गवर्नमेंट ने इंटरनेट सर्विसेज को बहुत ज्यादा स्लो कर दिया था, जिसकी वजह से हम लोग काम नहीं कर पा रहे थे। बहुत हंगामा हुआ, बहुत लोगों ने शोर किया, इसलिए कि ये जो यूट्यूब पर जो काम कर रहे हैं लोग, बहुत से लोग जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से अपना कंटेंट तैयार करते हैं, बहुत मेहनत करके न्यूज और उसके ऊपर काम करके और एक पूरा दिन लगाकर जो है वीडियो बनाई जाती है, सुबह से लेकर रात तक काम किया जा रहा होता है। इस वक्त भी जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ उस वक्त रात के 1:30 बजने वाले हैं और लेकिन मैं बैठी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, उस न्यूज को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ जो भिखारियों से रिलेटेड आई है। और उसके बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हमें बैठे बैठे जो है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठे बैठे हम वीडियो बना देते हैं और कोई इश्यू नहीं है जी, बड़ा आसान काम है। ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं सिर्फ न्यूज एंकर्स की या सिर्फ उनकी बात नहीं करी जो न्यूज कवर करते हैं। हर वो इंसान जो यूट्यूब पर काम कर रहा है, चाहे वो कुकिंग शो कर रहा हो, चाहे वो ब्यूटी का कोई शो कर रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स का कर रहा हो या कोई भी किसी भी फील्ड का शो कर रहा हो, मैं उन सबके लिए ही समझती हूँ कि वो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो हमें देख रही है वो उसको वीडियो पसंद आए, वो हमें कुछ अच्छा बोल कर जाएगी। और बात है कि हमारे लोग जो है वो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें इतनी बातें सुना जाते हैं कि उसके बाद हमें लगता है कि भाई ये तो मतलब दिल दुखा जाते हैं। लेकिन ये कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो शायद लोग अपना काम इम्प्रूव भी नहीं कर सकेंगे, जो कि बहुत जरूरी है कि अपना काम को इम्प्रूव किया जाए। और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि अपने काम को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। और जैसे मैं कहती हूँ कि जी गलती तो इंसान से होती रहती है, वीडियो बनाने में भी, बात करने में भी, और इसी से हम सीखते भी हैं, इसी से हम आगे भी बढ़ते हैं। और लेकिन बहरहाल जो लोग भी क्रिटिसाइज करते हैं उन लोगों को जो यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं या कुछ मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ बात करते हुए कम से कम थोड़े से वर्ड्स अपने जो है वो जरूर मैं कहूंगी कि एक अच्छे रखा करें, थोड़े से सॉफ्ट रखा करें, इसलिए कि किसी का दिल दुखा देना बहुत आसान काम है। लेकिन बात सारी ये कि क्रिटिसिज्म कीजिए मगर सही क्रिटिसिज्म कीजिए, और उससे तो जाहिर है कि काम इम्प्रूव ही होता है, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और आपके लिए न्यूज लाते रहेंगे। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। थैंक यू।